पाठ 11 गिरे न उन्नति ध्वज। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि हमारे हाथ में आया उन्नति का ध्वज कभी भी गिरना नहीं चाहिए। उन्नति का ध्वज यानी सफलता का झंडा, और सफलता के झंडे से अर्थ है कि हम जिस पथ पर हैं, सफलता के पथ पर, उसी पथ पे हमें आगे बढ़ते रहना है। अर्थात हमें निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, यानी ऐसी परिस्थितियां जो हमारे अनुकूल ना हो, हमारे प्रतिकूल जाएं, जो विषम परिस्थितियां हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, अपितु उनका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। यानी ऐसी स्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ही मजबूती के साथ उनका सामना करना चाहिए और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। हमारे ऐसा करने पर ही देश की वास्तविक उन्नति संभव हो सकेगी। गिरे न उन्नति ध्वज अब कर से, स्वर गूंजे हर घर से दर से। गिरे न उन्नति ध्वज अब कर से। कर अर्थात हाथ, यानी अब हाथ से हमारे उन्नति का ध्वज गिरना नहीं चाहिए। हम जिस सफलता के पथ पर बढ़े हुए हैं आगे, उसी पर हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए और यही स्वर हर घर से, हर दरवाजे से गूंजना चाहिए। बढ़ा लिया जो पग है आगे, स्वप्न साथ नव उसके जागे। निष्क्रिय होकर अब न जिएंगे, वक्त पड़ा तो जहर पिएंगे। यानी अब जिस राह पर हम आगे बढ़ चुके हैं, जिस राह पर हमने कदम बढ़ा लिया है, तो उस राह में हमारे अब उसके साथ नए नए सपने भी जागे हैं। निष्क्रिय होकर अब न जिएंगे, यानी अब खाली बैठकर नहीं रहेंगे। निष्क्रिय यानी कोई काम ना करना, तो निष्क्रिय होकर नहीं जिएंगे। और वक्त पड़ा तो जहर पिएंगे, यानी वक्त पड़ा तो मुश्किल से मुश्किल स्थिति का भी सामना करेंगे। जहर पीने से अर्थात ये नहीं है कि विष पी लिया और ख़त्म। विष पिएंगे से अर्थात कि बहुत कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़े तो उससे भी नहीं डरेंगे। किंतु ना घबराकर हम हारें, नई चुनौती को स्वीकारें। नवयुग का हो अनुपम क्रम रे, तोड़ बढ़े हम उनका भ्रम रे। जिन्हें वास्ता अगर मगर से, गिरे न उन्नति ध्वज अब कर से। अब घबराकर हम हार नहीं मानेंगे, बल्कि नई चुनौतियां जो हमारे राह में आएंगी उसे भी स्वीकार करेंगे। अब नए युग का एक बेजोड़ सिलसिला चल पड़ा है और हम ऐसे लोगों का भ्रम तोड़कर आगे बढ़ें जिन्हें वास्ता अगर मगर से, यानी जो कुछ भी काम करने से पहले कतराते हैं, जो कई बार सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ मगर ऐसा होगा, करना है नहीं करना है, तो इन लोगों का भ्रम तोड़ना है। उन्हें साथ लेकर है चलना, जिन्हें त्रास देती नित छलना। यानी जिसे हमेशा धोखा डर देता है, जिन्हें हमेशा धोखे से डर लगता है, या जिन्हें डर लगता है कि जिस राह पर वो आगे बढ़े हैं वो सफल होगा या नहीं होगा, या उस पे आने वाली कठिनाइयों से वे घबराते हैं। उन्हें साथ लेकर चलना है ताकि वे डरे नहीं। ये तांबे से तपते वन रे, आज चाहते नवजीवन रे। ये तांबे से तपते जलते वन के समान है जो अब नया जीवन चाहते हैं। जबा कुसुम से चाह सुनहरी, डरे न लख कर तप्त दोपहरी। हो न निरर्थक श्रम सीख कर रे, ये भी खुश हूँ अब जी करके। मिले प्रेरणा इन्हें डगर से, गिरे न उन्नति ध्वज अब कर से। कवि कहना चाहता है कि हमारी चाह जो है अब जबा कुसुम से सुनहरी है। जबा कुसुम एक पीला फूल होता है, तो अब हमारी जो चाह है वो उसकी तरह सुनहरी हो चुकी है। और अब कवि नहीं चाहता कि वो तप्त दोपहरी, यानी तपती हुई दोपहरी से डरे। तपती हुई दोपहरी से मतलब है कि विषम परिस्थितियों से अब वो घबराए नहीं। हो न निरर्थक श्रम सीख कर रहे, ये भी खुश हो अब जी करके। यानी हमारे जो मेहनत का पसीना है वो अब व्यर्थ ना जाए, बल्कि वह भी खुश हो जाए। मिले प्रेरणा इन्हें डगर से, गिरे न उन्नति ध्वज अब कर से। यानी इन्हें भी अब इन राह से प्रेरणा मिलनी चाहिए। और अंत में कवि कहता है कि अब हाथ से उन्नति ध्वज गिरना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ टिक राइट। कदम आगे बढ़ाने पर कौन जागे, नए सपने। प्रस्तुत पद्यांश में वक्त पड़ने पर क्या पीने की बात कही गई है, जहर। निष्क्रिय शब्द का अर्थ है चेष्टा रहित, यानी जिसमें कोई इच्छा ही नहीं है।
हाथ से क्या ना गिरे, उन्नति ध्वज। कैसे लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, जो भयभीत है, असहाय है, दुखी है। तो ये सभी हैं उक्त सभी। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या व्यर्थ न होने की बात कही है? श्रम यानी मेहनत। अब ये पंक्तियों को पूरा करना था कविता में से देखकर। कविता में से समान लय आवृत्ति वाले शब्द छांट कर लिखे। समान लय आवृत्ति जैसे कि इंग्लिश में आप राइमिंग वर्ड्स करते हैं, जिनकी लय जो है बिल्कुल एक जैसी होती है, जो कि हमेशा कविता के अंत में आते हैं, जैसे कर से दर से, आगे जागे, जिएंगे पिएंगे, हारे स्वीकारे, क्रम रे भ्रम रे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वही लिखे हैं यहाँ पर। और इनके विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं, यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। ताप प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनानी है। ये विशेषण दिए गए हैं यहाँ पर, आप इसमें ताप प्रत्यय जोड़ देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। और अंत में है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे इंग्लिश में आप करते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। निकट यानी पास, निकटतर और पास, निकटतम सबसे पास। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर यानी उससे भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम सबसे श्रेष्ठ। जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही।